पर आमंत्रित करूंगा, आवें और अपने गायन से, संगीत से लोगों को लाभान्वित करें और लोगों के अंदर ऊर्जा भरे। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद। हाँ, तो गुरु जी आइए और अपनी बात को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े हर्ष की बात है, इस नौजवानी में, इस हरैया तहसील के विशाल प्रांगण में लेखे भो हमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला इस माइक को पकड़ने के लिए। हरैया की इस परम पावन धरती तहसील कैंपस, यहाँ के इमल उप जिलाधिकारी महोदय, इस तहसील के जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी संघ के हो, और इस परिसर में जो भी पीड़ित हमारे भाई साथी आए हुए हैं, हम अपने संगठन परिवार के तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप सभी इस पंडाल के अंदर आवें, क्योंकि ये संगठन आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। हम बड़े आशा विश्वास के साथ यहां अपने इस हुजूम को आपकी सेवा के लिए आए हैं। आपके अंदर जो भी पीड़ा है, आप यहां आकर के लिस्ट करें और हम बुलंदी के साथ, आशा विश्वास के साथ हम आप को आशा विश्वास देते हैं, कृत संकल्प होते हैं कि उन समस्याओं का समूल समाधान करने के लिए रातों दिन हम तत्पर रहेंगे। दोस्तों, अभी यह संगठन बहुत ही नया है, लेकिन इसमें मातृशक्ति का अपार ऊर्जा इस संगठन को मिला है। और जब जब इस वसुधा पर अत्याचार हुआ है, तब मातृशक्ति आई है और पुरुष शक्ति उसको आगे ले करके और इसके बाद समाधान कर दिखाया है। यह हमारे वेदों ग्रंथों में, साहित्य में भी पढ़ा गया है। तो जैसा कि हम इस संगठन के एक सच्चे सिपाही, सच्चे सेवक और सेवानिवृत्त अध्यापक इस हैसियत से मैं आया हूं, क्योंकि इस सृष्टि में जब भी परिवर्तन लाने की बात आती है, तो हमेशा अध्यापक ने बढ़ चढ़ करके अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने शिक्षार्थियों के साथ बढ़ चढ़ कर कदम आगे बढ़ाया है और अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंच करके दिखा दिया है। जैसा कि आज ये संगठन को आवाज देनी पड़ी, सबको सुनना पड़ेगा और इसके लिए मिलजुल कर बैठ करके समाधान करना होगा। हमें ये गर्व होता है एक अध्यापक के नाते। इस जिंदगी के चौथे चरण में मुझे समाज सेवा का एक बहुत ही सुअवसर प्राप्त हुआ और शिक्षा जगत को छोड़ करके इस पायदान पर उतरे हैं और इस मां की गोद में बैठ करके अपनी दुख पीड़ा को उससे गा करके और उसका साथ स्नेह से समस्याओं का निदान करने के लिए यह अध्यापक आपके बीच आया हुआ है। यकीन करना होगा, साहित्य का अनुशीलन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम होगा। जैसा कि गुरुओं की अगुवाई में ही हमारे कितने नौजवान विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ करके और आजादी की लड़ाई में अपने परिवार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, अपने पड़ोस को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा और फांसी के फंदे पर लटक गए। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां की कहानी हमने पढ़ा।
और हमारे संगठन के सिपाहियों में उन्हीं का लहू प्रभावित हो रहा है। और यही आवाज इसलिए आती है, जो भी इस अंधेर नगरी में जो भी हो रहा है, संभल जाओ गुनाहगारों, संभल जाओ गुनाहगारों, कयामत आने वाली है। हम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनका दायित्व, जिनका अधिकार कर्तव्य है, वो हिंदवासी है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी शासक है और हिंदुस्तान उनका परिवार है। और एक बहुत बड़ा महामंत्र मेरे मन में आया है, जब तक हमारे कुर्सी नसीम साहबान इस बात को नहीं समझेंगे और वो हिंदुस्तान को अपना परिवार नहीं मानेंगे और अपने को परिवार का मुखिया नहीं मानेंगे, तब तक किसी समस्या का समाधान असंभव है। लेकिन हम अपने ही परिवार जो पीड़ित है, ये कहना चाहेंगे कि जिस पीड़ा के जनक आप ही हैं, जिस समस्या को आप ही ने पैदा किया है, उस समस्या का समाधान दूसरा नहीं कर सकता है। आप अपने दिल दिमाग से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मैदान में आएंगे और सहज रूप से समस्या का समाधान होगा। एक बहुत ही मार्मिक एक वेदना है। इसी तहसील की एक समस्या है। कप्तानगंज से उत्तर तिनिच रोड पे एक गांव है दरसर। 10 सितंबर, इसी 10 सितंबर परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया। उसकी 9 बेटियां और एक बेटा और उसकी पत्नी है। 4 बेटियों की शादी हो गई है, 3 की बाकी है। परिवार का कमाऊ मुखिया चला गया सर्पदंश से, और यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई। 2 महीने हो गए। इस समस्या का समाधान के लिए इस तहसील कैंपस में मैंने चक्कर लगाया। अब मुझे उस व्यक्ति का, उस महान आत्मा का नाम लेना पड़ेगा जो आज शायद ऊपरी तल पे अपने एक महान कुर्सी पे आसीन होगा। वो अधिकारी हम पहुंचे हैं, नाम लेंगे आपदा बाबू, जो इस तहसील में इस समय आपदा बाबू अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम सत नमन करते हैं। मेरी मुलाकात नवागत अधिकारी से जब हुई, हमें यह विश्वास नहीं था कि उस पीड़िता का खतौनी पे नाम आएगा, आश्रित होगा, और जो सर्पदंश से यह घटना घटी है उसके लिए जो भी सहायक राशि होती है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन यकीन कीजिए, बात कहूंगा जो सत्य है। मैं आपदा बाबू के पास गया, सारी कहानी बताया और कहा मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं सर, 16 में रिटायर हुआ हूं, ये मेरे रिश्तेदार की ये समस्या है। आपदा बाबू ने मुझे बाबूजी कहा है। अभी उनको हम बुलाएंगे इस अपने संगठन परिवार से, उनको हम सम्मानित करेंगे और लोगों से चाहेंगे कि नसीहत सीखना हो तो इस तहसील के आपदा बाबू से सीखिए। उन्होंने बिटिया को आश्वस्त किया और अपने बाबू को, कंप्यूटर मैन को बुलाया और कहा कि इस फाइल को लीजिए आप और अविलंब इसको कंप्यूटराइज कीजिए, और कहा कि बाबूजी आप जाइए उनके पास। यह शब्द कहां से आ गए? बाबूजी बाबूजी। हम चाहेंगे अभी थोड़ी देर में आपदा बाबू को हम जबरदस्ती लाएंगे अपने इस संगठन परिवार में, और हमारे संगठन परिवार के तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा और तभी इस आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे ऐसे इसी तहसील में ऐसे हमारे अधिकारी हैं जो पीड़ितों को राहत देते हैं और तत्काल कार्यवाही शुरू करते हैं। हम बार बार उनके चरणों को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे आज तक बाबूजी कहा है। क्या उचित है एक अधिकारी बाबूजी कहता है? हम
बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक अधिकारी ने हमको बार बार बाबूजी कहा है। क्या कहा? उनकी प्रशंसा के लिए हमारे शब्दकोश में, डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं रह गया है। बस केवल इतना ही है कि उनको भुला करके हम उनको सम्मानित करेंगे, तभी इस आत्मा को शांति मिलेगी। हम अधिक नहीं कहेंगे हमारे वक्तागण है, लेकिन अगर हिंदुस्तान का कायाकल्प करना है तो हमें अतीत के इतिहास को भी दोहराना पड़ेगा। हम वर्तमान के इस धारा में बह रहे हैं, जिसलिए विसंगतियां आ रही हैं। हम 50 वर्षों के पहले भारत के ग्रामीण शहरी इलाकों का अध्ययन करें, समाज का अध्ययन करें, परिवार का अध्ययन करें। आप कहते हैं हम विकास के पायदान पे चल रहे हैं, लेकिन आप संस्कारहीन होते जा रहे हैं और शिकंजे के शिकार होते जा रहे हैं। कारण क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, शासन हिंदुस्तानियों का है, विदेशी शासन नहीं है, फिर भी ये समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? जो भी जिम्मेदार लोग हैं आज वो कुर्सी पे हैं। हो सकता है आज जिसका शोषण किया जा रहा है उसका कोई बेटा उस कुर्सी पे होगा, तो ये प्रसोद की ज्वाला चलती रहेगी। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बूढ़े बुजुर्गों, जिस मंजिल पे अभी आपको जाना है, आपको गांव के उन बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठ करके, बैठ करके उनकी बातों पे विचार करना पड़ेगा। और जब उनके इस ताश के पत्ते में आएंगे तो वास्तव में बता रहा हूं सारी समस्याएं नस्ल नाबूद हो जाएगी। ये तहसीलें, ये थाने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कारण यही है, समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए सुविधा सुलभ होने के लिए ये नजदीक नजदीक ये सब बन रहे हैं, चाहे थाने हो या तहसील या जनपद हो। ये हमारे ही कारण, नए नए जो फील्ड बन रहे हैं हमारे ही कारण। अगर समस्याएं नहीं होगी तो इनकी जरूरत ही नहीं होगी। तो हम ज्यादा कहना चाहेंगे कि हम मिल बैठ करके और पारदर्शिता रूप से हम काम करेंगे और एक नारा लगा करके देखेंगे कि हम जो कुर्सी नसीन है, जो पदासीन है, उनको कट आउट करके और हम इन्हीं का समस्या का समाधान घर बैठे कर देंगे। यहां जो अलमारियों में फाइलें पड़ी है, दिन के खा रही हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसमें अन्यथा कोई ना ले, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, वो भी जब समस्या का समाधान हम स्वयं करेंगे तो हमारे अधिकारीगण भी फुर्सत में होंगे, क्योंकि अंतर जनपदीय कई जनपदों को क्रॉस करके इनकी पोस्टिंग हुई है। अपने सर्विस, पूरे सर्विस को इन्होंने अपने परिवार से अलग, अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने ब्लॉक, अपने जिला से अलग होकर के आजीवन जनता की सेवा के लिए कुर्सी पे बैठे हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा है 72 साल की अवस्था है, मैंने देखा है कि जो भी सत्यनिष्ठ रूप से काम किया है, रिटायरमेंट के बाद उसका चेहरा छलकता नजर आया है, देखा है मैंने। तो इनको हम फुर्सत दें ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इनको अपना परिवार माने, समाज माने, जिला माने, सब कुछ माने। परदेसी हो गए हैं, स्वदेशी होते ही परदेसी बन गए हैं, जिनको रिटायरमेंट के बाद कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आप बीती बता रहा हूं, एक अध्यापक होने के नाते 20 किलोमीटर के अंदर ही 40 वर्षों की सेवा मैंने की है। इसलिए किसी चौराहे, किसी नुक्कड़ पर जाता हूं तो पीछे से आकर हमारे शिष्य शिष्याएं अपना परिचय देती हैं। या हम खुद नसीब हैं जो कि हमारी रिटायरमेंट के बाद भी हमें सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम, हर व्यक्ति का इस दुनिया में अस्तित्व है, चाहे जिस पद पे हो, चाहे जिस फील्ड के हो, अस्तित्व आपका है। अपने अस्तित्व को संजोए रहे ताकि आपका सम्मान बना रहे और जिंदगी के चौथे चरण में इस अस्तित्व और सम्मान की जरूरत है,
नहीं तो आपकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी और 100 वर्ष जीने के लिए आपकी कामना व्यर्थ हो जाएगी। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि से हमने पढ़ा है, जीवेम सर्दा सतम वत्सेम सर्दा सतम सूर्याम सर्दा सतम भूयश्चा सर्दा सता। उस तरह कर्म होता था तो 100 वर्ष जीने की संकल्पना करते थे। आज हमारे वो कर्म कहां गए जो हम अपने जीवन को क्षणभंगुर कहते जा रहे हैं और कहते हैं इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या वाकई भरोसा क्यों नहीं है? हमारे पूर्वजों ने 100 वर्ष जीने की कामना की और दिखा भी दिया 100 वर्ष जी करके, लेकिन आप 35-40 साल के अंदर ही डगमगाते नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? इसमें आपको मंथन करना पड़ेगा। और एक चीज बताऊंगा, जिस देश की मॉरलिटी और ट्रांसपेरेंसी बर्बाद हो गई वो देश कभी सुधार नहीं सकता है। पारदर्शिता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और इंसान से इंसान का प्रेम होना चाहिए। यही बात है जो हमारे अंदर इंसान से इंसान का प्रेम विलुप्त हो गया। इसीलिए हम किसी को अन्यथा समझते हैं, अदर समझते हैं और विषमताएं पैदा करते हैं। हमारे ही देश का भारतीय कल्चर नहीं कहा था यूनिवर्सल ब्रदरहुड वसुधैव कुटुंबकम, क्यों कहा था? आज यूनिवर्सल ब्रदरहुड वसुधैव कुटुंबकम की पत्तियां विलुप्त हो गई हैं। हम तिरछी नजरों से किसी को देखते हैं, जिसका नतीजा है कि हमारी ये इंद्रियां बिल्कुल एकदम डगमगा गई है और इसका कुप्रभाव हमारे इस शरीर पर, आत्मा पर पड़ता जा रहा है और हम संपन्न होते हुए भी तमाम समस्याओं को झेलते जा रहे हैं। अधिक हम नहीं कहेंगे, हमारे वक्तागण हैं, एक संदेश ले आए हो, एक मिशन है और निवेदन आप लोगों से है कि आप यहां से जाएंगे और अपने घरों में, अपने क्षेत्र में जाएंगे, एक अलख जगाएंगे, अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा समय आप देंगे तो शायद ये सृष्टि का बदलाव हो जाएगा। जरूरत भी है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, विश्वास है वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब ऐसे ही संगठनों में सिंबल लेकर के आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप समस्या समाधान स्वयं नहीं किए तो इस संगठन के माध्यम से इसका प्रश्रय लेकर के और आपको अपनी समस्या की बुलंदी दिखानी पड़ेगी। जैसा कि हमारे इस संगठन परिवार में आप लोग बैठे, निवेदन है, कुछ महिलाएं आई हुई हैं जिनको अपार पीड़ा है, जो अनाथ हो गई हैं, लेकिन उनकी सुनवाई, उन पे कोई राम नहीं खा रहा। बड़े कष्ट की बात है, सुनने में आंसू गिरते हैं और जिसने उस घटना को देखा है, उस रोते बिलखते परिवार को जिसने देखा है, उसकी आत्मा से पूछिए, आत्मा टकमका जाती है। लेकिन उस गांव को, उस क्षेत्र को क्या कहें हम? जानते हैं बाखूबी उस समस्या के बारे में, वो गांव जानता होगा जहां ये समस्या घटित हुई है। उन गांव वालों को पूरा सहयोग देना चाहिए और इस विषम स्थिति में उस अनाथ परिवार को एक सहारा देने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन ईश्वर ने पता नहीं क्या बना दिया, विस्मृति दे दिया। जैसे ही हम देखते हैं द्रवित होते हैं और हमारा मुंह उधर होता है, तैसे हमारे चेहरे पर वेदना के स्थान पे खुशहाली बहाल नजर आती है। तो दोस्तों, अब क्या कहें आपसे, यह हिंदुस्तान जिसका नाम नेशन पूरे विश्व में होने जा रहा है और जिसने हर प्रकार का पाठ पढ़ाया पूरे विश्व को, आज शर्म आती है, दुख है इस हिंदवासियों पे। कैसे आप इस पूरे सृष्टि की अगुवाई करेंगे जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है? हम अपने घरों में ही कड़ाह का डंका बजाएंगे, हम दुखी रहेंगे, विषमताओं से जूझते रहेंगे, फिर हम अपने सिंबल को, पूरे विश्व को कैसे
अपने परचम कैसे हम लहराएंगे, इस पे आपको ध्यान हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगर मेरी आवाज आपदा बाबू के पास जा रही हो तो आपदा बाबू जैसे कि द्वारका से द्रौपदी की आवाज सुन करके और कृष्ण नंगे पैर आए थे, वैसे हमें विश्वास है कि हमारे आपदा बाबू जिस हालत में होंगे हमारे इस परिवार में आएंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे। नहीं आएंगे, आवाज नहीं जा रही है, हमारे संगठन के सदस्य जाएंगे, आपदा बाबू को लेकर यहां आएंगे। हम उनके दर्शन के प्यासे हैं, इसलिए हम अधिक न कह करके हम भारत माता की जय के साथ उन शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गमों की आंच पे आंसू उड़ेल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उड़ेल कर देखो, चलेगा रंग किसी पर उड़ेल कर देखो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे और उजड़े हुए चमन को फिर से बसाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जोश खरोश को समाप्त करता हुआ और अपने परिवार के बीच में जाकर स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि के लिए दो लाइन समर्पित है। भरा नहीं जो भावों से भक्ति जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे गुरुजी ने न इस उम्र में इनकी तारीफ की जा सकती है। हमारे बीच में तमाम साथी दूर दूर से चल करके आए हैं और मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं कृपया आप लोग कार्यक्रम स्थल पर आवें। हमारे बीच में बहुत दूर से चल करके मानिक राम चौधरी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आवें और अपने शब्दों को रखें। इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत कीजिए इनका। और आपसे निवेदन है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सारगर्भित वचनों को रखने का प्रयास कीजिएगा। आपसे बहुत बहुत निवेदन है। संचालक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पदाधिकारी, कर्मचारी और सदस्यगण सबसे को मेरा धन्यवाद। महोदय, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संगठन में आइए, संगठन में अपना समय दीजिए और अपना काम करवाइए। यहाँ अधिकारी कर्मचारी कोई आम आदमी की सुनने वाले नहीं हैं। इनको सुनाने के लिए आप संगठन की जरूरत पड़ी है, इसलिए संगठन बनाना बहुत जरूरी भी हो गया और हमारे महात्मा जी ने संगठन बनाया। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग संगठन में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए और आप सब संगठन के माध्यम से अपना काम करवाइए, तभी आप लोगों का काम आसान होगा। धन्यवाद चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में 2 मिनट भी समय नहीं लिए और इतनी बड़ी बात कह दिए कि संगठन बनाना बहुत आवश्यक है और अधिकारी कर्मचारी बिना संगठन के सुनते नहीं हैं। जैसा कि हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर देवेश चौधरी जी बैठे हैं, इनकी अगुवाई में हम लोग कई बड़े हादसों में गए हैं। वाकई में बात सुनी नहीं जाती है जब तक आप क्रमबद्ध नहीं होंगे। जैसे अगर किसी पन्ने में अगर एक लिख दिया जाए और उसके बाद कुछ ना लिखा जाए तो केवल एक ही रहता है, और अगर उसके पीछे 2, 4, 6 ऐसे लिखा जाए तो 100 का स्थान बनाता है और सारे अंकों को क्रमबद्ध कर लेता है। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बहुत परम मित्र मुन्ना लाल जी
भीटी मिस्र से चल करके आए हैं और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आवें और अपनी बात को रखें और वो जो एक कविता सुनाते हैं अच्छा भगवान तेरी मर्जी वाला, क्योंकि कैमरा भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप घबराइए बिल्कुल मत, आसानी से अपनी बात को कहिए। आप एक अच्छे समाज में संदेश देने के लायक हैं और समाज को दिशा दशा दिखा करके समाज की दिशा दशा बदलने के लायक आदमी हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हड़बड़ाहट और घबराहट बिल्कुल मत लाइएगा, हम आपके साथ में खड़े हैं। हम पहले तो बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ और हमारे इस संगठन में जितने पदाधिकारी हैं मैं उनसे नमस्कार करता हूँ और सबको सम्मान देता हूँ। हमारा केवल इतना ही कहना है कि एक गरीब आदमी के बारे में हम आपको एक पंक्तियाँ सुनाने वाले हैं, जिसमें पहले यह रहा, उसका उत्तर कविता में है कि सूम होते निर्धनी, सूम होते निर्धनी, कुबेर शब्दानी होते। कुबेर माने राजा, कुबेर शब्दानी होते और पानी होते पै तो जहान सब पान करते। पै का मतलब दूध, पानी का मतलब पानी, पानी होते पै तो जहान सब पान करते और ढाकन के डारिन में सुहारिन की नहारी होती। ये जो वृक्ष का पत्ते हैं, कहने का मतलब अगर ये सुहारी होता तो हर वक्त झड़ता, गरीब अमीर दुखिया भिक्षा मांगने वाला जो भी आता तो वो उस पत्ती को उठाकर खा लेता, क्योंकि वो पूरी था। ढाकन के डारिन में सुहारी की नहारी होती। अच्छे अच्छे बसन आसमानों से झरे पड़ते, बसन माने वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र आसमानों से झरे पड़ते। हर जगह पर यह वस्त्र उड़ता और गिरता जाता तो जहाँ जो पाता वहीं पहन लेता। अच्छा अच्छा बसन सबको पहनने को मिलता, एक बराबर हो जाते। अच्छे से बसन आसमानों से गिरे पड़ते। तो हेम होती महलें, हेम माने सोना, अगर सोने का महल होता तो और अच्छा होता। हेम होती महलें मही दिव्य का होते, उसमें रहने वाले खूब सुंदर होते। हेम होती महलें मही दिव्य का होते, रहते बालियो जो तो रहते बालियो जुआ तो रसाल नृत्य करते। कहा मतलब कि जब चाहे तब जवान हो जाए, जब चाहे तब लड़का हो जाए और खूब गाई चीज रसाल नृत्य करते। कहे वासुदेव विद्वान अमर सब दिव्य होते, तो कहे ऐसे द्वारे पर आए पड़ते। इसी के साथ हम उस भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी। एक गरीब इंसान बहुत लाचार चलता है रास्ते में और खाली इतना ही कहता है कि तू जाने तेरी मर्जी है, तू जाने तेरी मर्जी है, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तू जाने तेरी मर्जी है। तो कुछ दिनों का बात था, कुछ दिनों का बात था, किस्मत का ठुकरा आया हुआ, भक्त एक देखा तो भगवान का आया हुआ। कुछ दिनों का बात था, किस्मत का ठुकराया हुआ, भक्त एक भगवान का देखा वहां आया हुआ। चेहरे पर छाई उदासी और बड़ा गमगीन था और थे फटे कपड़े बेचारे का यती ही दीन था। कविराज के लिए ताली हो तो एक लोटिया भग लेके धीरे धीरे चल रहा, एक बाबूजी के साइकिल से झट टकरा गया, गिर पड़ा नाली में चोट आई और सर फट गया। नौजवान साइकिल से ना उतरा, न पूछा क्या हुआ। तो देखने वाले भी हंस के देखे उसकी दुर्दशा, हाथ रख जख्मों पर आंसू बहा के यूं कहा, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तू जाने तेरी मर्जी है। वक्त जब आगे बढ़ा
तो खून से लथपथ बेचारा चलता अपनी चाल में और पूछता लोगों से, पहुंचा एक अस्पताल में, लिखा था जिसमें दवाई मुफ्त की मिलती यहाँ, और भीड़ इतनी थी वहां की कर नहीं सकती बयां। दर्द से चिल्लाता ही मत करके आगे बढ़ गया, वाह तो खून बहते देखकर तो फिर डॉक्टर घबरा गया। उसने कहा ये नादार है, इस पर मेहनत करना मेरा इस समय बेकार है। ऐसे बेकार है तो डांट कर बोला लोगों को धोकर आना चाहिए, नाम पहले पर्ची पर अपना लिखाना चाहिए। वाह भाई वाह। जा बाहर पानी से पहले जख्म अपना साफ कर, वो बगल की गंदी गठरी उसको जाके बाहर रख। तो हाथ जोड़ा उस बेचारे ने कहा, है डॉक्टर देख तो कितनी लगी है चोट मेरे सिर पर, तो कितना दो जख्म आता नहीं हमको नजर, और उस प्रभु के वास्ते मुझ दीन पर तू तरस कर। इतना सुनकर डॉक्टर तब हो गया फौरन खड़ा, तरस के बदले में उसको जोर के धक्का दिया। यूं कहा, मैं बाप का तेरे यहाँ नौकर नहीं, और 4 घंटे तक अभी हमको जरा फुर्सत नहीं। कड़वे शब्द सुन के बेचारे का दिल घबरा गया, हो गया निराश, तो ये कहते कहते चल दिया। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तू जाने तेरी मर्जी है। तो भक्ति जब आगे बढ़ा तो देखा क्या अंधेर है, और गंगा नाली के किनारे पूरियों का ढेर है। उस मकान में बज रहे थे बाजे हैं आजादी के, और गीत गाए जा रहे थे उस समय में शादी ने। भक्त ने उन गंदे टुकड़े पर नजर डाली जभी, और घर के नौकर ने उसे लाबाह फेंका था तभी। यूं कहा भगवान क्या, यूं कहा भगवान क्या तेरा यही इंसाफ है, तेरे दुनिया में क्या धनियों का गुनाह सब माफ है। एक तरफ एक अन्न के खातिर हो जाओ मैं खो रहा, और एक तरफ ये अन्न देखो कितना जाया हो रहा। मांगे से देते नहीं ये निर्दयी इंसान है, हमको भूखा मारने वाले यही धनवान है। इतने में बच्चे ने ऊपर से पूरी गिराए, तो तली बोला जुबा से, ले भाई तू रोटी खा। शुक्र मनाया उस बेचारे, ली जमी से पूरी उठा, आंख में आंसू भराया, बच्चे को देखा यूं कहा, और तू जाने तेरी मर्जी है, तू जाने तेरी मर्जी है। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तू जाने तेरी मर्जी है। चलते चलते एक मंदिर में फिर किस्मत ले गई, शाम का था वक्त, वहां पर आरती थी हो रही। हो गया पीछे खड़ा होकर मगर भगवान में, और लग गई दुखिया की विनती एकदम भगवान में। तो लोग आरती खत्म करके घर को अपने चल दिए, ये खड़ा ही रह गया सर अपना नीचा ही किए। पाखंडी पुजारी ने पहचाना ना भगवान को, और धक्का दे करके निकाला एक गरीब इंसान को। तो फट गया जख्म दिल का, फट गया जख्म, दुखिया ने दिल से आह भरी, और उस पर पट्टी बांधने को आगे गोबंद धरी, फाड़ डाला पीताम्बर को अपने तन का श्याम ने। भक्त ने देखा तो एक बालक खड़ा है सामने, यूं कहा, कर्मों का यह भुगतान तेरे हो चुका, आज से मैं तेरा हूं, तू भक्त मेरा हो चुका। ये देखा राम प्रसाद तब अपने सर को उठा, आंख में आंसू भराया, बच्चे को देखा यूं कहा, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तू जाने तेरी मर्जी है। इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनको किसी काम से जल्दबाजी है। मैं चाहूँगा कि आवें और अपने सारगर्भित वचनों से यहाँ बैठे खड़े चल रहे सभी लोगों को लाभान्वित करें। माननीय नेताजी का मंच पर स्वागत है, आवें और अपनी बात को रखें। हाँ, तो नेताजी आ रहे हैं, आप लोग ताली बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन। साथियों, ये पंचायत 11 बजे से शुरू हुई है और पंचायत अभी चलेगी। इसके पहले आप लोग थोड़ा नारा लगा लीजिए। आप तो सी लोकल के हैं, कोई 10 किलोमीटर से आया होगा, कोई 20 से आया होगा, हम तो 90 किलोमीटर से दूरी चल के आ रहे हैं। तो साथियों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा बहुत नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आप लोगों से लगाव है इस नाते चला आया, और मैं खाली घर का भी नहीं हूं। ये भी आप लोग मत सोचिएगा कि मैं अपने घर का खाली हूं तो नेताजी जब फोन जाता तुरंत चले जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो साथियों, एक नारा लगा लीजिए, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। आवाज दो, आवाज दो। किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, नीचे किसान, नीचे किसान, बोलिए भारत माता की। तो साथियों, आज इस प्रांगण में हमारे जो भी मेहमान बैठे हुए हैं और यहाँ की अगुवाई, बस्ती जिले की अगुवाई कर रहे श्री देवेश चौधरी साहब, जो जिला प्रभारी हैं संगठन के, संचालन कर रहे बीडीसी राधेश्याम जी, अभी हमारे बीच में बोल करके गए हैं राम मिलन गुरु जी, मुन्ना लाल जी बोल के गए हैं, और बस्ती मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री रामदौन यादव जी, उनके सहयोगीगण, और हमारे बीच में बहुत से पुराने साथी हैं। अब धीरे धीरे भाई नाम भी भूल रहा है, क्योंकि आप लोगों से 6 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। तो साथियों, आज इस मंच पे जो भी सम्मानित हमारे बुजुर्ग साथी हैं, माताएं बहनें हैं, दुकानदार भाई हैं, एलआईयू के लोग हैं, मीडिया बंधु, सुरक्षा कर्मी, सभी साथियों का, और इस वक्त तहसील प्रांगण में चहल पहल करने वाले हमारे वकील साहब भी हैं, सभी साथियों का मैं संत कबीर नगर की धरती से चल करके आकर के ये कृष्णचंद्र चौधरी बस्ती के जिले में हरैया की पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है, नमन करता है। साथियों, आज हमारे बीच में कुछ साथी कुछ मुद्दा लेके बैठे हैं। वो कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा कुछ नहीं है कि मैं गन्ने का दाम मांग रहा हूं, मैं फसल का दाम मांग रहा हूं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा वही है, जैसे ये सरकार कहती है ये सुशासन का चल रहा है, इसमें गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, इसमें असामाजिक तत्व खत्म हो चुके हैं। वही सरकार के कान में हम लोग डालने के लिए आए हैं कि सरकार, ये मीटिंग इस नाते लगाई गई है, हम लोग चाहते थे 4-6 लोग आकर के एसडीएम को ज्ञापन देते और फोटो खिंचाते और चले जाते, लेकिन श्री देवेश चौधरी, हमारे गुरुजी राम मिलन जी, जितने पुराने हमारे साथी बैठे हैं, इनके मन में ये जज्बा है कि अगर हमने मुद्दा उठाया है, न्याय का मुद्दा है। एक महिला बैठी हुई है, मैं पूरा भी वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन मुझे सुनने में भी आया है, वो महिला के उसके पति की हत्या हो गई है, और हत्या हुए कितना दिन हुआ, 2.5 महीने हो गया।
इस बाबा की सरकार में 2.5 महीने हत्या हुए हो गया, अभी तक FIR नहीं हुआ और हत्या करने वाला घूम रहा है। कितना दुर्भाग्य है। अगर किसान टुल्लू पंप लगा करके खेत की सिंचाई करता, किसी शासन प्रशासन के जो लाइनमैन हैं, जेई हैं, यक्षियन हैं, ये हमारे पुलिस के जवान हैं, जाके छापा मार देते, उस किसान को पकड़ने का काम करते, उसका मोटर उठा लाते, उसके पे FIR करने का काम करते। जबकि वो किसान अनाज पैदा करने के लिए मोटर लगाया है, अनाज पैदा करेगा, खुद खाएगा, पूरे दुनिया को खिलाएगा। और जिस अनाज के बदौलत तेरी सरकार बन रही है, उस अनाज को पैदा करने के लिए उसने मोटर लगाया है, उस सरकार तेरी बनाने के लिए मोटर लगाया है। उसको गिरफ्तार करने के लिए तेरे पास समय है। हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अब तेरे पास समय नहीं है। यह सरकार जानती है न्याय किसको देना चाहिए। यह सरकार जानती है 10 साल में सरकार इसकी कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा 27 में। मैं आपको बता दूं, कहीं बच्चों को कोई रोजगार नहीं है। जो संविदा की नौकरी बच्चे हमारे कर रहे हैं 10,000 5,000 रुपए का, उनको समय से भुगतान देने के लिए सरकार के पास कोष में पैसे नहीं है। बहुत से हमारे बच्चे बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, इनके पास कोई नौकरी नहीं है। खाली बस एक चीज इनके पास चल रहा है, इस समय इन्होंने बढ़िया अपना लिया है, इनका जो एजेंडा है बढ़िया है और जनता भी खुश है। पहला एजेंडा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब सबसे बड़े राष्ट्रवादी यही हिंदुस्तान में है, और बाकी जितने हिंदुस्तान में लोग पैदा हुए हैं सब राष्ट्रवादी नहीं हैं। आप देखे होंगे पहले जब झंडारोहण होता था तो झंडारोहण होने के बाद झंडे को सुरक्षित कमरे में रख दिया जाता था। आज घर घर झंडा बंटवाया गया राष्ट्रवादी बनने के लिए, और जब घर घर झंडा बंटवाया गया तो आप देखे होंगे वही राष्ट्रीय झंडा कभी नाले में मिला, कहीं कूड़ा करकट में मिला, कहीं जूता चप्पल से कुचला गया। साथियों, यही राष्ट्रवाद है। और दूसरा है धर्मवाद। कभी हिंदू नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे एक बार का वोट मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह है इनका धर्मवाद। और तीसरा है ईवीएम-वाद। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्शन बेईमान मशीन। ईवीएम, इलेक्शन बेईमान मशीन। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी हैं, और जब ईवीएम गया तो मोदी गए। ये सच है, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं साथियों। तो मैं बता दूं साथियों, दशा 10 साल होती है इंसान की भी है। कभी दादा बाबा कहा करते थे इंसान की दशा 10 साल। और हमारे योगी बाबा जानते क्या करते हैं, अगर आप ज्यादा खिलाफ बोलेंगे तो आप पे मुकदमा ला दिया जाएगा, आप चुप हो जाएंगे। हमारे राम मिलन गुरु जी मुकदमा डर से इस्तीफा दे दिए। अब सोचिए अभी योगी जी का हनक नहीं आ रहा। तो ये हुआ इस्तीफा, मुकदमा। अगर आप मुकदमा से नहीं डरेंगे तो आपका घर गिरवा देंगे। अब बताओ घर किसको नहीं प्यारा भैया? घर गिर जाएगा तो आप कहां रहेंगे? अगर उससे भी आप नहीं डरेंगे तो आपका इनकाउंटर करा देंगे। अब बताओ इससे डरोगे नहीं डरोगे? ये बाबा जी का फार्मूला है। मतलब आप अपनी सही बात भी सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं, आप बीच में ही कुचल दिए जाएंगे। हमारे जो मीडिया बंधु हैं, 13 महीना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, हम भी गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे। आदरणीय डॉक्टर साहब हम लोगों को भेजे थे, यहां से गए थे। वहां जो मीडिया सुबह अच्छी बात बोलता था, मोदी तक किसानों का संदेश पहुंचाने का काम करता था, दूसरे दिन वो नजर नहीं आता था। वो कहां चला गया? गायब। जब एक गायब हो गया तो दूसरा सोचेगा यार हम भी गायब हो जाएंगे, काहे सच बोल रहे हैं। मतलब इस सरकार में आप सच भी नहीं बोल सकते हो, आप कुचल दिए जाओगे। मैं बताऊं, आज विपक्ष पार्टियां देख रहे हैं, सब सनातन, सब जानते हैं अगर बोल देंगे तो या तो ईडी पहुंच जाएगी, या तो सीबीआई पहुंच जाएगी, या तो हमारा घर गिरवा देगा,
सारी पार्टियां एकदम चुप हैं, जबकि इसके पहले भी और पार्टियों का सरकार बना था। बहन मायावती की सरकार थी, अखिलेश भैया की सरकार थी, सारे लोग सरकार थी। अगर वो ये लोग जाने होते कितना सताएगा तो उसको भी बहुमत कभी थी, पता नहीं चलता। वो गुजरात नजर आते, ये गोरखपुर नजर आते, उनकी भी सरकार कभी थी, लेकिन वो बोलने के लिए सबको अवसर देते थे कि अपनी आवाज उठाओ। यही जमीन है भाई साहब, यही गन्ना अधिकारी नहीं आ रहा था, वर्मा जी कहीं होंगे। और देखिए पांडे जी हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सबसे पुराने साथी हैं। यही जगह है, हम लोग भारतीय किसान यूनियन में थे, गन्ना अधिकारी नहीं आया था। मैडम जी कोई इस समय डीएम थी, उस समय डीएम। हमारे संत कबीर नगर के जो सांसद थे प्रवीण निषाद, उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। और दोपहर का समय था, मई जून महीना था, बहुत जल्द गर्मी थी। ये तो डॉक्टर साहब की छत्र छाया है कि भाई इतना ओढ़ना बिछौना कर देते हैं। देखिए हम लोग तो ऐसी भी चटाई नहीं मिलती थी, क्यों पांडे जी? यहाँ तो गद्दा उद्दा मिला है, गलीचा मिला है, पानी लगा हुआ है, ऊपर से टेंट लगा है, माइक बढ़िया लगा है। हम लोग उसे झूरे चिल्लाते थे क्योंकि भारतीय किसान यूनियन था भाई, उसमें कहीं आय का स्रोत भी नहीं है। यहीं लगा था मंच। हमने कहा लास्ट में मेरा नंबर आया, पांडे जी अगर हम सच झूठ बोल रहे हो, पांडे जी सामने हैं। हमने कहा एसडीएम साहब कान खुलकर सुन लो, अगर 10 मिनट के अंदर गन्ना अधिकारी मेरे बीच में नहीं आता है, ये किसान मेरा भीख नहीं मांग रहा है, गन्ने का दाम मांग रहा है, गन्ना दिया है भुगतान मांग रहा है, तेरे से कर्ज नहीं मांग रहा है। अभी मेरा किसान कर्ज ले लेता है, केसीसी ले लेता है, तो बैंक वाले आधी रात उठा लाते हैं। किसान गन्ना दिया है, पैसा पाएगा तब तो भाई केसीसी जमा करेगा, बच्चों का फीस तब जमा करेगा, लड़की का शादी तब करेगा। जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो करेगा। गन्ना अधिकारी नहीं आ रहा था कि जाएंगे तो वहां जवाब देना पड़ेगा। और मालिक का कृपा था उस समय, हमारे इसी तहसील प्रांगण के जितने हमारे वकील भी थे, जितने हमारे नौजवान किसान भाई आए थे, सबका आशीर्वाद सहयोग मिला। मैं उस समय धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही प्रांगण है भाई साहब, पूरा भर गया था और हमने रोड जाम करने का काम किया 45 मिनट। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर आपने नेशनल हाईवे जाम किया तो आप पे मुकदमा लिखा जाएगा। हमने 45 मिनट रोड जाम किया। प्रवीण निषाद गाड़ी हूटर बजाते हुए बहुत तेज आ रहे थे, उनको लगा कि किसानों को हम कुचल देंगे या गाड़ी बहुत तेज चलेगी तो लोग बगल हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे, बाकी देखा जाएगा। सौभाग्य था माइक पे हम ही खड़े थे रोड पे, और हमारे साथ एक पूर्व कोतवाल थे, आदरणीय राय साहब थे, 6.25 फुट के बगल में मोछ लेके खड़े थे। पहले कोतवाल थे, कोतवाल से जब रिटायर हुए, मेरा कहीं चल रहा था कार्यक्रम, वहीं वो ज्वाइन किए थे। मेरे बगल में खड़े थे, नेताजी एक बात जान लीजिए, अगर कोई गाड़ी चढ़ाएगा, कोई कुछ करेगा, पहले आपका भाई कोतवाल मरेगा। पूर्व कोतवाल थे, मतलब बगल में वो भी खड़े थे। और हमारे सारे यहाँ हरैया क्षेत्र के नौजवान थे। मैं बताऊं, हमने कहा जिसकी भी गाड़ी आ रही है, हूटर बजते हुए कार खोल करके प्रशासन सुन ले, हरैया के एसओ साहब, उस कमीने को रुकवाने का काम करो, नहीं उस गाड़ियों को मेरी माताएं और बहनें ठोकने का काम करेंगी, जलाने का काम करेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। यही मेरी आवाज थी साथियों। उसके बाद वही सांसद उतर के आया, कहे नेताजी मैं इतना जल्दी सुनाते आ रहा था कि मैं आपके बीच में जल्दी बैठ जाऊं। भाषा बदल दिया, अब आया बैठा 45 मिनट वो भी बैठा हमारे बीच में। तो साथियों आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, आपने मुद्दा उठाया है, अच्छे लोगों का साथ देने के लिए दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं, चंदा देने के लिए अभी ऑर्केस्ट्रा हो जाए, अभी ऑर्केस्ट्रा ही लग जाए। अभी देखिए ये जनता कम पड़ रही है, अभी ज्यादा 90% यहां नौजवान दिखाई पड़ेंगे डांस करते हुए, पूरा प्रांगण भर जाएगा। और कोई 500 की नोट देगा, कोई 1000 की नोट देगा। बताइए देगा नहीं देगा? ये बहन बैठी हुई है, पीड़ित है, पति नहीं है, बच्चे भी होंगे, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। यहां का प्रशासन मूक बैठा हुआ है, यहां का कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। और मैं देवेश चौधरी कहता हूं, अगर आपने इस बहन की आवाज उठाई है तो अंतिम पड़ाव तक ले जाना, बीच में मत रुकना।
और मैं ये वादा करता हूं अगर संख्या कम पड़ेंगी तो 4-5 हजार की संख्या में बरकठी ब्लॉक से और संत कबीर नगर से देने का काम करूंगा। मैं ये वादा करके जा रहा हूं। पीछे मत हटना। अगर इस बहन को आपने न्याय दिलवा दिया तो आने वाले समय में अगर किसी बहन की मांग का सिंदूर मिटेगा तो मिटाने वाले का एक बार हाथ जरूर हिल जाएगा, क्योंकि वो जानेगा कि अब डॉक्टर देवेश चौधरी का भी संगठन बस्ती की हरैया की पावन धरती पे पैदा हो चुकी है और लड़ाई जरूर लड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं आप धरना शांतिपूर्वक चलाना। और मैं तो कहता हूं अगर एसडीएम ने आपसे कह दिया कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं न्याय दिलवा दूंगा, आप ये जरूर कह दीजिएगा एसडीएम साहब मैं आपका खाने नहीं आया हूं, मैं चंदा मांग के खा लूंगा, आप मुझे न्याय दिलवाइए, मैं यहीं बैठता हूं। चूल्हा मेरा यही चलेगा। अगर बाबा टिकैत की तरह अगर आपका संगठन आगे बढ़ाना है तो चूल्हा यहां से शुरू कर दो। चूल्हा तब तक जलाओ जब तक बहन को न्याय न मिल जाए। अगर एक बहन को न्याय मिल गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर देवेश चौधरी तुम पंचायत लगाओगे तो ये हरैया की पावन धरती पूरी भरी पड़ी मिलेगी, ये पूरा खचाखच मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज होता क्या है, आज चाहे पुराना संगठन हो चाहे नई पार्टियां हो, आज लोगों का विश्वास इस नाते उठ गया है कि लोग मुद्दा तो जरूर उठाते हैं लेकिन लास्ट में जाते जाते अंदर जाके बंद कमरे में मैनेज हो जाते हैं, वहीं किसी को न्याय नहीं मिलता तो जनता कहती यार ये भी तो बिक गया। बताइए सच है गलत है? होता नहीं होता है? आज लोग क्यों नहीं आते? पुराने संगठन में भी नहीं लोग चल रहे हैं। लोगों का मोह भंग हो चुका है। अब किनके साथ हम खड़ा रहते हैं, दिन भर खड़ा रहते हैं और जब 12 बजा रात को ये धीरे से अपना पता नहीं साहब से क्या बात करने चले गए घर। अगर ये आपका नेता हुआ कह दिया कि एसडीएम साहब कहे कि आपको न्याय दिलवाएंगे, चलिए धरना समाप्त कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद आएंगे, बस गया ठंडे बस्ते में। हिंदुस्तान है, गया ठंडे बस्ते में, कुछ नहीं होगा। तो एसडीएम से कहिए एसडीएम साहब हम यहीं बैठते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, लिट्टी चोखा लगाएंगे, अगर आपका दिल कहेगा तो आप भी आके खा लीजिएगा। कलम आपको चलाना है, चूल्हा हम जलाएंगे, लिट्टी हम बनाएंगे, आप खाएंगे। यही कहना है आप जाकर के। आज से धुआं जला दो राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन का, देखिए कितना बढ़िया चिंगारी निकलती है, आपके पास संख्या होगी। हां, आपको धमकी भी मिलेगी, रिश्वत देने का भी लोग काम करेंगे, क्योंकि जो मर्डर किया होगा अगर 2.5 महीने में नहीं पकड़ा गया है तो इसका मतलब साफ जाहिर है या तो उसकी पहुंच शासन प्रशासन तक होगी या तो पैसे वाला होगा। सच्चाई बोलो भाई साहब। और यही पर्दाफाश हो जाएगा योगी बाबा का, जो कहते हैं मैं महिलाओं पर न्याय नहीं होने दूंगा, महिलाओं को कभी झुकने नहीं दूंगा, महिलाएं मेरे जमाने में खुलेआम घूमती हैं, कुछ नहीं होता है। अरे एक महिला हमारी रो रही, पति इसका मर गया, उसका जो है मर्डर हो गया, इसकी सिंदूर खो गई। योगी जी अगर आप में अब दम है तो उस बहन को न्याय दिला करके दिखा दो, तब हम लोग जानेंगे आपके बातों में दम है। वो आप पीछे मत मुड़ना देवेश भैया, अब यही बहुत बढ़िया मुद्दा है इस बहन को न्याय दिलाने में। अगर आपने मुद्दा उठाया है तो अंतिम पड़ाव तक ले जाना, जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाए। पति इसको वापस नहीं आ सकता है, इसके दर्द को इसके जख्म आप नहीं भर सकते हो, इसके बच्चे के आंसू आप नहीं पोंछ सकते हो, लेकिन यह जरूर है अगर इसके पति के हत्यारे का पता लग गया और उसका जेल हुआ, अगर वो सड़ेगा जेल में, उसके बच्चे तड़फेंगे जैसे आज इसके बच्चे तड़फ रहे हैं, कम से कम इसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। बताइए सच है गलत है? तो साथियों 6 महीने के बाद मैं आया हूं, ये मत सोचना कि सुंदर चौधरी आया आग लगा के चला गया, नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर 6 महीने के बाद आप लोग फोन करना, मैं फिर आ जाऊंगा। एक दर्द है आप लोगों के साथ, मुझे कोई लालच नहीं है साथियों, एक दर्द है कि संगठन पैदा करने में कहीं न कहीं मेरी भी भूमिका है, हर इंसान को है।
ये हमारा जो ड्राइवर है, देखिए संतोष जी है ना, इसको जब मैं फोन करता हूं फोन कर देता है, क्योंकि अभी ड्राइवर हो गया, प्रमोशन हो गया। तो कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनका जब प्रमोशन हो जाता है फोन में काट देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फोन जरूर काटिए, लेकिन दिल से कृष्णचंद्र चौधरी मत निकालिए, नहीं पछताओगे, फिर कृष्णचंद्र चौधरी नहीं पाओगे। ये मैं सच बोल के डाल रहा हूं। बहुत से लोगों को पाओगे लेकिन कृष्णचंद्र चौधरी नहीं पाओगे। तो साथियों, मैं आपको कह दूं कि आज के बाद, अभी तो मुझे जाना नहीं, मैं आज भी बैठ जाता धरने पर। आप लोग धरना चलाइएगा, जरूरत पड़ेगी मैं कल फिर आ जाऊंगा, धरने पर बैठूंगा, रात दिन रहूंगा, मैं भी धरना चलाते रहिए। और कहा गया है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बात उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद नाम कहाऊं। हमारे पास जो संख्या यही बहुत ज्यादा है। अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, संदेश जाएगा, टीवी चैनल पे जाएगा, मीडिया में जाएगा, अखबारों में छपेगा, ये संख्या, ये 14 बरात से आपकी आएगी, ये जनसभा जरूर आएगी, क्योंकि सिर्फ बहन की आंसू का जनसलाब होगा। जिनके पास, जिनके दिल में जरा सा धड़कन होगी, जिनके खून में जरा सा तेवर होगा, उस बहन के साथ जरूर खड़ा होगा साथियों, जरूर खड़ा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और बाकी ये नेता, ये पार्टी के लोग जितने हैं, ये आपके साथ खड़े कभी नहीं होंगे। ये जब चुनाव आता है तो लोग अपना जाति जोड़ करके, अपना धर्म और मजहब जोड़ करके आपको अपना नात बात बना करके आते हैं, और उसके बाद 4.5 साल 11 महीना आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको कोई अगर पूछने वाला है तो यही सनकहा धुनकहा संगठन हिंदुस्तान में जो बना हुआ है, बाबा टिकैत ने जो संगठन बना के चला गया, बाबा संगठन जो बना के चले, बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, ये संगठन अगर न होता, ये संगठन 2 लोगों का रोड़ा है साथियों, 2 लोगों का। एक तो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जो ईमानदार है, वो तो कहते चलो यार आ गया संगठन वाला, इसका काम कर दो, 2-4 लोग हैं। लेकिन जिनको ये कह के अपने बीबी से आए हैं कि शाम को 1000 का पत्ता लेके आएंगे मेरी महबूबा, तो कहा जाने किसान यूनियन, कहा जाने किसान, उनको 1000 का पत्ता चाहिए शाम को, क्योंकि बीबी से वादा करके आए हैं। उनको घूस चाहिए तो चाहिए। एक इनके दीवार में हो, ये किसान यूनियन, ये चाहते यार खत्म हो जाता तो रास्ता एकदम और क्लियर हो जाता। मतलब हर्रैया से अयोध्या जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, घूमना नहीं पड़ता, कोई ब्रेकर नहीं था। ये ब्रेकर का काम करता है किसान संगठन। कोई भी संगठन हिंदुस्तान का हो, अगर हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाता है, चाहे भारतीय किसान भानु गुट हो, चाहे सरदार BM सिंह का गुट हो, चाहे बाबा टिकैत का गुट हो, कोई भी संगठन है हिंदुस्तान में है, अगर आवाज उठाता है तो कोई संगठन उठाता है आवाज। आप मेरी बहन चले जाए, चाहे सपा के दरवाजे पे चला जाए, चाहे भाजपा के दरवाजे पे चला जाए, चाहे कांग्रेस दरवाजे पे चला जाए, किसी के दरवाजे पे चला जाए, क्योंकि बहन की जी के पास कुछ नहीं है, अब कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बहन को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इस बहन जी के पास भी तेवर होते, पैसा कौड़ी होते, तो इसका भी सहयोग करने वाले दुनिया बहुत मिलते। तो अगर आप डॉक्टर दीनानाथ पटेल के संरक्षण में आप आई हो, तो आपको न्याय मिलना चाहिए, और मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि देवेश बाबू धरना पे बैठे हैं, अपने साथियों के साथ बैठे हैं, हमारे सारे पुराने साथी भी इसमें लड़ाकू बैठे हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, शांति पूर्वक धरना चलाना है। अहिंसा परमो धर्म है। आप शांति से धरना चलाइए, प्रशासन का आपको धमकी मिलेगी। प्रशासन कहेगा, अभी देखिएगा जब आप शाम होगा तब यशो साहब दूध भेजेंगे, टोपी लगा करके, देसी सांड दूध छुआएंगे। क्या बैठे हो? मतलब सिरदर्दी चालू, धरना चालू है भाई। ये धरना यही नहीं रहेगा। ये मीडिया वाले, LI वाले कितने दिन दबाएंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये जितना आप यहां बोलोगे सब लखनऊ दिल्ली तक लिखा पढ़ी शुरू हो गया होगा। यही LIO वाले घूम रहे होंगे चुप्पे चुप्पे, ये रिपोर्ट भेज देंगे, हाँ डीएम साहब, अरे इतने लोग हैं साहब, अरे लड़ने वाले हैं कि नहीं? ना, बिना लाठी वाले हैं सब, रंगरूट बैठे हैं, लठिया लेके चलबे नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, भी होमगार्ड भेज रहे हैं, खदेड़ देंगे समूह को। एक बार डीएम के पास जा रही होगी, और कुछ LIO वाला बता रहा होगा, करे भाई देखिए भले नहीं लाठी लाए हैं, लड़ेंगे आज, ये शांति पूर्वक चलाएंगे धरना, अन्ना हजारी तरह, हो सकता फैसला हो जाए। कुछ लखनऊ तक जा रहा होगा, और दिल्ली वाले सूचना भेज रहे होंगे, अरे ठीक है,
नहीं लाठी है लेकिन कुछ पुराने चेहरे हैं लड़ाने वाले। तो कहने का मतलब ऐसे रिपोर्टिंग हो रहा है सुबह से शाम तक। और मैं वादा करता हूं अगर आप 24 घंटा 36 घंटा ऐसे बैठ जाइए, मैं वादा करके जा रहा हूं बहन को न्याय जरूर मिल जाएगा। घूमने नहीं पाएगा। अरे भाई जब 6-6 महीना साल भर का जो है लाश सरकार अगर चाह ले तो लाश खुदवा करके पोस्टमार्टम करके ये बता देती है फला की लाश है। बताइए सही सही गलत है? ये तो अभी 2.5 महीने की बात है। न्याय मिलेगा, मर्डर हुआ है। और मैं तो जानता हूं संविधान में मर्डर से बड़ा केस तो कोई है नहीं कि कोई है भैया। अरे भाई चोरी वोरी मान लीजिए चलता चलता रहता है, लेकिन मर्डर तो मर्डर है। अब मर्डर अगर किया गया है, हत्या की गई है और हत्यारा यही घूम रहा है सांड की तरह, तो जेल में जरूर जाएगा। मैं बताऊं समाजवादी पार्टी की सरकार थी संत कबीर नगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में। राम वृक्ष यादव जिलाध्यक्ष थे। और आप लोगों ने सुना होगा भूल से या चाहे जैसे उनसे मर्डर का केस हुआ, पटदारी में हुआ। और पटदारी थोड़ा उनसे भाई गरीब था, लेकिन आगे अपने तेवर में मुझे न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। और उसने लड़ा, मेहनत से लड़ा, जबकि वो जिलाध्यक्ष था, समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी की सरकार थी। और उसके बाद उसके खिलाफ लड़ने का काम किया और राम वृक्ष यादव का गिरफ्तारी हुआ। अब जाके छूटे हैं, लगभग 10-15 साल हो गया। अब जाके छूटे हैं, वो भी नात बात लगे होंगे, बहुत गोड़ गिरे होंगे, पैसा वैसा दिए होंगे, तब जाके समझौता होगा, सड़ जाते। तो आप तो मैं तो जानता हूं कि जो मर्डर किया होगा न किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष होगा, न तो किसी डीएम का भाई होगा, न तो किसी एसपी का भाई होगा। अगर होगा भी, अगर बाबा के किसी कागज के कोने में अगर जरा सा न्याय बचा होगा तो इस बहन को न्याय जरूर मिल जाएगा, जरूर न्याय मिलेगा। तो साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं, लेकिन एक आशा विश्वास के साथ ये कह के जा रहा हूं कि देवेश भैया अपने विचार कर लेना, आपका कार्यकारिणी की बैठक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने पे आप धरना बैठ जाइए, अभी रात में रुकना हो तो लोग भाग जाए। आप 10, अगर आपके पास हिम्मत है आप 10 लेके बैठ जाओ, कल को 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, संख्या बढ़ती है। अलावा अकेले बैठ जाओ, अन्ना हजारे की तरह। यार तो 70 साल का बुढ़ा बैठ गया था दिल्ली में, केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया, तो आपको नौजवान 20-22 साल 25 साल के नौजवान देवेश बाबू। और आपको संख्या कहाँ कमी है? आपके बगलिया संख्या घूम रही है। आपको आधी रात को घंटी मारेंगे, टनाटन सब आ जाएंगे। तो आप बैठिए, मेरा विश्वास है। और यहीं से आप इस बहन को न्याय दिलवा दीजिए और आपको बहन का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि एक बेटी को, एक बहन को न्याय मिला है। ये संगठन आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ये आपने हाथ डाल दिया, अगर पीछे हट गए, न्याय नहीं दिलवा पाए, तो ये जान के चलिए 2 बार ऐसे आप लड़ाई लड़ोगे, जब न्याय नहीं दिलवा पाओगे, पीछे हट जाओगे, तो एक बात जान लीजिए न्याय संगठन है यही समाप्त भी हो जाएगा। बताओ भैया गलत कर रहा हूं सच कर रहा हूं? बाकी आप कार्यकारिणी बैठक हर महीने के चौथे इतवार को करते रहिए, पकौड़ी खिलाइए, चाय पिलाइए, चाय लखपाल बैठाइए, कर्मचारी संघ बैठाइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, आगे पीछे घुमाइए, चाय पकौड़ी खिलाइए, घर भेजिए। ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर। आप कहते रहिए मेरे गोंडा जिलाध्यक्ष हो गया, आजमगढ़ में हो गया, बाराबंकी में हो गया है। अच्छा ये बताओ भैया, डॉक्टर दीनानाथ पटेल पूरे हिंदुस्तान में सब लोग हो जाएंगे, इसे बताइएगा? नहीं हो सकता कोई माइकलाओ। जो डॉक्टर पानी सुई लगा करके पैसा पैदा कर रहा है वो संगठन चलाएगा? है विश्वास आप लोगों को? सही बताइएगा। डॉक्टर दीनानाथ पटेल पता नहीं कहां जज्बा आ गया, किसान के बेटे थे, उनके मन में आया कि हम थोड़ा किसान की भी सेवा करना चाहते हैं। वो अलग की बात है। जैसे हम सुनते हैं कभी कभी यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं कि आजमगढ़ में, गोंडा में तैयार कर दिया हूं, बस जल्दी यह संगठन बढ़ जाएगा। अरे मैं 4 साल 5 साल से देख रहा हूं कितने डॉक्टर आगे बढ़ा दिए, कोई नहीं बढ़ाएगा। और डॉक्टर चाटू होमगार्ड पुलिस देख ली है, अंडरवियर पे साफ कह दिए। मान लीजिए अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो किसान लड़ेगा, अगर लड़ाई लड़ेगा तो किसान लड़ेगा। कर्मचारी में भी दम नहीं है कि आपके बीच में आकर के लड़ाई लड़ करके दिखा दे, क्योंकि नौकरी कर रहा है। क्यों पांडे जी?
सच है गलत भैया? लड़ेगा तो किसान लड़ेगा। अगर आप बैठे हो और लड़ाई लड़ना चाहते हो, इस बहन की आवाज को बुलंद करना चाहते हो, हाथ डाल दिए हो तो आर पार करके छोड़ना, और नहीं तो कहीं हाथ मत डालना। मेरी ये आवाज है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, भागूंगा नहीं। और अगर आपने ही लड़ाई लड़ दिया, बाबा टिकैत वो भी मां के कोख से, किसी मां के कोख से पैदा हुए थे, वो अलग से ऊपर से नहीं गिरे थे। क्यों भैया? यहीं आप टिकैत पैदा कर दोगे, यहीं जज्बा पैदा कर दोगे। आप टिकैत नहीं बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। ये देखिए बीडीसी पटना आ गए, बगल में बीडीसी पटना आ गए बोलने के लिए, भी इनको मैं माइक दे रहा हूं। तो मैं साथियों इतना जरूर कहूंगा, समय मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन थोड़ा कड़वी बोलता हूं, सच बोलता हूं। क्यों भाई वर्मा जी? सच बोलता हूं, कड़वी बोलता हूं। इस नाते हिंदुस्तान मुझे लोग कम पसंद करते हैं, चापलूसों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। बताइए सच है गलत है? जो खरखर बोलता भैया उसको लोग कम पसंद करते हैं। पता नहीं क्या जमाना है, और चापलूसी करते हैं। हाँ भैया, हाँ बाबू जी, देखिए रसगुल्ला खाइए, छेना खाइए, बंद कमरे में ऐसी बैठिए, खरखर बोलने वाले का समय नहीं है। तो मैं इसी आशा विश्वास के साथ पुनः जो है, ये देखिए संचालक महोदय दाएं आगे पीछे घूम रहे हैं। भाई तेज तर्रार भी हमसे मोटे भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि देवेश बाबू, मेरा आशीर्वाद है आपको, और आपने अगर डॉक्टर साहब की बाहों को पकड़ा लक्ष्मण की तरह, अगर भैया को आपने सहारा दिया है, कोई अंगद बन करके, कोई जामवंत बन करके, कोई हनुमान बन करके उनके दाहिने पर खड़ा होने का काम किया है, तो इस कारवां को जरूर बढ़ाइएगा, धमकी से मत डरिएगा। कहा गया है ये टोपी लगाने वाले कभी मौत से नहीं डरते, ये टोपी लगाने वाले कभी मौत से नहीं डरते, और जब मौत आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता। अगर मौत नहीं आएगी तो कोई हिंदुस्तान में मार नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बारी पे हम विराम देने जा रहे हैं एक शेर के साथ। साथियों, संघर्षों की छाया में, संघर्षों की छाया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। क्योंकि आज के यहाँ का जिलाध्यक्ष हमारा नौजवान है, उसके ऊपर ये शेर था। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको बाय बाय।